शुरू करें। आए हुए सभी सीएमए भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया, क्या कहते हैं, चैप्टर, नॉट टॉपिक। लई चैप्टर है काय ल? हाँ, कोण बोलावं प्रवचन? तिला काढा बाहेर. ती माझी स्टुडंट सोबत पण नाही, अशा फालतू जोक मारती ती. शी शी. चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, शुरू करें? नहीं, कौन है वो? तुमसे ना हो पाएगा. अरे बहुत जबरदस्त वाला टॉपिक हम करने जा रहे हैं आज. बहुत ही जबरदस्त, एकदम, मतलब पता नहीं, बस आइए हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं उसका नाम है जिम्मेदारियों का हिसाब किताब, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग. शुरू करें? आइए. हमारे ग्रुप पे लिंक नहीं आया क्या रे? हाँ, आया नहीं आया अभी का? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला आया ना? डाला तो ऐप नहीं रे, लिंक डाली है मैंने, नहीं आया तो फिर ये हाल है ना भाई. ये क्या कम्युनिटी क्या फिर? हाँ सॉरी सॉरी, नहीं आया. आया ना लिंक? आया? आ गई लिंक? आ गई. चलिए शुरू करें. तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, ध्यान से सुनिएगा. चैप्टर का नाम है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, फ्री के 5 मार्क आपको देकर जाएगा. ऐसा है, कोई इसमें लर्निंग वाला काम है नहीं, कुछ नहीं. आपको सिर्फ समझने वाली बातें हैं, सिर्फ चीजें समझनी है. आपको समझ में आ गई, जवाब लिख दिया, बात खत्म. ठीक है ना? देखिए अब अगर हम बात करें, तरुण बजाज, हाउ आर यू? तेरा कोई जुड़वा भाई है क्या कुंभ के मेले में खोया हुआ? या पापा कहीं गए थे? हाँ जी, चलिए आगे बढ़े. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ. कम ऑन, अरे प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज प्लीज ऐसे ध्यान भटकाओ मत तुम लोग, ध्यान भटकाओ मत ऐसे, प्लीज प्लीज. चलो ये वाला जो भी तरुण बजाज है, ऐसे ही मजाक में बोल दिया मैंने, ऐसे मन पे मत लेना, ठीक है ना? चलो, ये मेरी बुरी आदत मरवाएगी किसी दिन मुझे. चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बड़ा ही प्यारा टॉपिक है. इतना प्यारा टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है कि क्या बताऊं कितना प्यारा टॉपिक है. नहीं बताना नहीं चाहता ना मैं चाहता हूं तुम उसे महसूस करो, या चैप्टर के प्यार को महसूस करो. तुम अलग प्यार पे जा रहे हो बेटे, वो वाला प्यार नहीं बेटे, ये ज्यादा हो रहा है. थोड़ी अपनी अपनी भावनाओं को संभालो, है ना? अपनी अपनी भावनाओं को संभालो, वरना तुम अपनी भावनाओं की बारिश में भीग जाओगे. भावनाओं की बारिश, भावनाएं बह जाएगी, और कुछ नहीं. पता नहीं तुम लोग क्यों कर रहे हो. सुनो मेरी बात. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं. जितने मॉड्यूल में हमारे क्वेश्चन है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं.
ठीक है ना। सिंपल सा मतलब समझो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है और क्यों है? सर स्पीकर पे क्लास होती है क्या? ओ भाई साहब देखिए भाई, देखो अब ये तो बैच खत्म होने आ गया। मैंने पहले बताया नहीं कभी, मेरा लेक्चर कभी भी घर पे अगर हो तो लाउड स्पीकर पे नहीं देखना है, कंपल्सरीली हेडफोन्स लगा के देखने मेरे लेक्चर, नंबर 1। नंबर 2, जो फाउंडेशन वाले उनको पता है, जिन्होंने फाउंडेशन किया उनको पता है, जो इंटर में शायद नहीं है। अब देखो फर्क नहीं पड़ता, बाद में अपन रिवीजन यूट्यूब पे भी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, घंटा नहीं फर्क पड़ता मुझे। बट घर पे अगर आप हो और घर पे अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो कृपया करके आप मेरे लेक्चर को टीवी पे ना चलाए। अगर घर परिवार के साथ हो घर में तो, बैचलर हो तो बात अलग है, घर में कोई नहीं है तो बात अलग है। तो कृपया कर मेरा लेक्चर टीवी पर ना चलाए, लाउड वॉल्यूम पर ना चलाए, कोशिश करके सिर्फ ईयरफोन्स में ही लेक्चर देखे, ठीक है ना प्लीज। ये मेरी आपसे विनती होगी। कहीं घर आपके घर वाले आपकी पढ़ाई ना रोक दे मेरे चक्कर में, बोले ऐसे ऐसे सर से तो तू पढ़ता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो ना हो जाए तुम्हारे साथ, है ना। मोए मोए हो जाएगा तुम्हारे बेटे, है ना। चलिए शुरू करें। आइए, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों है और क्या है वो समझिए पहले। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में होता यह है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल डिस्कशन की अगर हम बात करें तो बेटे होता यह है कि हर कंपनीज में, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं छोटी छोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल पे काम कर रही है, मैं बात कर रहा हूं लार्ज स्केल पे काम करने वाली जितनी कंपनीज। बेसिकली इन जनरल इनके पास 4 प्रकार के सेंटर्स होते हैं। 4 प्रकार के सेंटर्स होते हैं। 4 प्रकार के कौन से सेंटर हैं? पहला सेंटर है इनका बेटे कॉस्ट सेंटर। कौन सा सेंटर? दूसरा सेंटर है रेवेन्यू सेंटर, तीसरा सेंटर है प्रॉफिट सेंटर और चौथा सेंटर है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ऐसे बेसिकली 4 सेंटर्स होती है और ये चारों सेंटर्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो अलग। परचेसिंग डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। अब बेसिकली जो मेन 4 सेंटर्स होते हैं वो होते हैं कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। ये 4 सेंटर। यहां पर कॉस्ट सेंटर जितने भी होंगे ना, जो भी कॉस्ट सेंटर होगा ना, ये कॉस्ट सेंटर जो है, ये कॉस्ट सेंटर जो है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा का पूरा कॉस्ट कैलकुलेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, ये उनका पूरा का पूरा जिम्मेदारी होता है कॉस्ट सेंटर्स का बेटा। किसका? कॉस्ट सेंटर्स का, नंबर 1। नंबर 2, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें या रेवेन्यू सेंटर की बात करें तो रेवेन्यू सेंटर की कोशिश ये रहती है कि वो लोग कहां से मैक्सिमम रेवेन्यू लेकर आ सकते हैं, कहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने की वो कैपेबिलिटी रखते हैं या क्षमता रखते हैं। नए ब्रांचेस एक्सपैंड करना, नए सेल टारगेट्स अचीव करना, प्रोडक्ट्स में कुछ नए जो मार्केट सर्वे करना, मार्केट सर्वे करके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आना, ये सारी चीजें बताना, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है? रेवेन्यू सेंटर की जिम्मेदारी बनती है वो अपना रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा सके, नंबर 2। फिर आ जाता है आपका प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का काम क्या है? उनकी कोशिश ये रहेगी कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना रेवेन्यू बढ़ाए और जितना हो सके उतना कॉस्ट वो कंट्रोल करे। तो उनका पूरा प्रॉफिट्स पर ध्यान होता है कि कहीं पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, कहीं पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है, तो कहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ रहा है तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं या सस्टेन कर सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, ये सब चीजें पता करना, ये इन चीजों पे फोकस करना कि कॉस्ट और कैसे कम करे। और रेवेन्यूज मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी टारगेट क्या देना चाहिए कि भाई कितना प्रॉफिट अचीव करना है तो कितना सेल करना पड़ेगा। देखिए सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तय होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो पूरा का पूरा खेल जो है प्रॉफिट कंट्रोल का या प्रॉफिट सेंटर का, प्रॉफिट डिवीजन का, उनका काम होगा, पूरा का पूरा फोकस होगा किसके ऊपर? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। एंड लास्टली आएगा आपका इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट या इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम है
टू लुक आउट फॉर द बेस्ट फीजिबल इन्वेस्टमेंट्स, लुक आउट फॉर द बेस्ट फीजिबल इन्वेस्टमेंट्स। बेस्ट फीजिबल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो नए प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रहा है या आपकी कंपनी ने किसी और फील्ड में डाइवर्सिफाई करना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली देखा जाए तो 4 प्रकार के हमारे पास सेंटर चलते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, ऐसे जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। ये सारे के सारे जो भी सेंटर्स है बेटे, ये सब ऑपरेट करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, क्योंकि ये सब स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं। ये समझो, ये लोग कीचड़ में उतर के अपने हाथ गंदे करने वालों में से नहीं है, हो सकता है उसमें से कोई हो कर भी ले, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, जो टारगेट सेट करते हैं। टारगेट सेट करके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को, इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि इस ईयर आपको कॉस्ट टारगेट दिया है कि इतना ही कॉस्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए या इससे कम कॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इनका काम है टारगेट देना, बराबर है। ये हुई जनरल बातें। अब मूविंग टुवर्ड्स मोर स्पेसिफिक, होता यह है कि बहुत बार बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से शायद कंपनी को नुकसान हो, कंपनी को लॉस हो। कंपनी ने हर किसी डिपार्टमेंट को अपने अपने टारगेट दे रखे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट दे रखा, भाई साहब आपका मटेरियल का खर्चा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेबर का खर्चा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सर टारगेट दे दिया और हमेशा अचीव हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बार अलग अलग मिसहैप्स होती है, बहुत बार अलग अलग ऐसी चीजें आ जाती है जिससे हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाते, कॉस्ट हाथ से निकल जाता है, खर्चा ज्यादा लग जाता है। अब हमें यह देखना है कि जो कंपनी नुकसान बेयर करेगी, कंपनी नुकसान बेयर करेगी, तो कंपनी नुकसान बेयर करेगी तो ये कंपनी नुकसान किसके मत्थे मारेगी? देखिए, एट द एंड कंपनी ने नुकसान बेयर करना ही है, नो डाउट अबाउट इट। बट जो डिपार्टमेंट है ना, जो डिपार्टमेंट है, एटलीस्ट जो मॉनिटरी नुकसान हुआ है, गुडविल का नुकसान होना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें तो रिकवर करना इम्पॉसिबल है सर। बट एटलीस्ट अगर मैं आपको बोलूं मॉनिटरी जो लॉस अगर होता है, अगर तो होता यह है बेसिकली कि जो मॉनिटरी लॉसेस हो रहे हैं, कंपनीज सीधे सीधे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, सीधा वो खर्चा उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देता है, उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देता है, यानी कि सीधे उनके रेम्यूनरेशन से, उनके पेमेंट से ये पैसा कट जाता है बेटे, पैसा कट जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जिस कंपनी में मैं जॉब पे था, उस कंपनी में जो अलग अलग ब्रांचेस थे, होता ये था, अब एक मीटिंग हुई थी हमारी, सैटरडे का दिन था, मेरी छुट्टी थी। सैटरडे के दिन छुट्टी के समय जो मीटिंग थी तो सर का फोन आया, तेजस मीटिंग है, हेड ऑफिस के साथ मीटिंग चलने वाली है, तो आप ये वाली मीटिंग प्लीज ज्वाइन करना, ये इंपॉर्टेंट वाली मीटिंग है। मतलब ठीक है सर, हूँ मैं घर पे अवेलेबल। तो मैंने मीटिंग ज्वाइन करी, और मीटिंग ज्वाइन करने के बाद मीटिंग का मुद्दा था अकाउंट्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी कि जितने भी बैलेंसेस आने बाकी है वो वाले। अब इस मीटिंग में जो हम लोग, जो हमारी टीम थी ना, हम लोग RFCs थे, रीजनल फाइनेंस कंट्रोलर्स। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम हर ब्रांच पर ध्यान रखें, उनके फाइनेंशियल्स पर, उनके एक्सपेंसेस पर, उनके रेवेन्यूज पर, उनके कमीशन मार्जिन पर, उनके डेली वर्किंग पर। इन शॉर्ट वी वर लाइक देयर इंटरनल ऑडिटर्स, हमें हर चीज का ध्यान होना चाहिए, ऐसी चीज थी। अब वहां पर हमारी पहले उस बात पर बहुत मीटिंग हो चुकी थी, अलग अलग ब्रांचेस के साथ बहुत बार मीटिंग हुई है। अब हुआ यूं था कि उसमें से 2 ब्रांचेस थे, 2 ब्रांचेस में से एक ब्रांच मेरे अंडर थी, एक ब्रांच एक और सर थे हमारे, उनके अंडर थी। वहां पर डेटर्स का जो अमाउंट था ना, वो बहुत बढ़ चुका था, डेटर्स का अमाउंट बहुत बढ़ गया था। और स्पेसिफिकली डेटर्स का जो अमाउंट बढ़ा था, उसमें गिने चुने 4 या 5 ही क्लाइंट्स थे जिससे पैसा अच्छा खासा आना बाकी था। बट जिसकी वजह से, अभी जैसे हमने कल का एक एग्जाम्पल देखा था ना, डिविजनल परफॉर्मेंस में, अगर आपने देखा होगा कि वो मैनेजर अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज हिज इन्वेस्टमेंट, और उसका ROI उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करता है। सिमिलर विच वेज यहां पर हमारी कंपनी में ये रूल था कि जो ब्रांच है, वो ब्रांच अपने डेटर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी उस ब्रांच के अकाउंटेंट और उस ब्रांच के मैनेजर की पूरी जिम्मेदारी थी, ठीक है ना। अब यहां पे हुआ यूं, 2 दिक्कतें फेस हुई। 2 दिक्कतें फेस क्यों हुई मैं समझाता हूं आपको। पहले चीज, प्रॉब्लम ये हुआ कि डेटर से पैसा अच्छा खासा आना बाकी था, बहुत बड़ा अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, अमाउंट ड्यू है। अगर किसी कस्टमर से आपका अमाउंट ड्यू है तो क्या आप आगे उसके साथ बिजनेस करोगे? आप क्या कहोगे? सर
पहले का बैलेंस क्लियर कर दीजिए, या पहले का बैलेंस क्लियर कैसे करने वाले हो इसका शेड्यूल दे दीजिए, और एटलीस्ट पार्ट पेमेंट तो अभी कर दीजिए ताकि हम आगे का बिजनेस कंटिन्यू कर सके। बराबर है। यह चीज के ऊपर ऑलरेडी 1 महीने पहले हमारा राडा हो चुका था। कौन सी टीम के साथ? मार्केटिंग टीम के साथ। मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स बढ़ाने के चक्कर में जो वो जाके इधर दे डिस्काउंट, उधर दे डिस्काउंट, डिस्काउंट बांटने में उन कस्टमर्स को भी जा जाके माल चिपका के आ रहे हैं जिससे पैसा आना बाकी है। फिर हमारी जब मैनेजर्स के साथ मीटिंग हुई थी, हम लोगों को समझा था भाई साहब ये जो 3-4 क्लाइंट है आपको बड़ा सेल दे रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट बड़ा नुकसान भी यही देने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों से ऑलरेडी 6 महीने से ज्यादा हो गया है, अमाउंट ड्यू है और हम कंटिन्यूस फॉलोअप पर है, इनसे एक पैसा नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया है, और आप जाके उन्हीं को माल बेच रहे हो। तुम पागल हो? समझ में नहीं आ रहा है। अब से जो भी सेल होगा 1 2 3 4 5, ये 5 क्लाइंट को जो भी सेल होगा विदाउट अप्रूवल सेल नहीं होगा, विदाउट अथॉरिटी सेल नहीं होगा। ठीक है, ये हमने बोल दिया था, ये मेल पे डाल दिया, मेल पे एस्केलेट कर दिया। अब ब्रांच मैनेजर तो ब्रांच मैनेजर है, उनको तो अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, उनको तो अपना बड़प्पन दिखाना है, तो हुआ यूं, उसके चलते इन्होंने सेल कर दी। और जब हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में जो हेड ऑफिस वाले इंटरनल ऑडिटर, जो मेन इंटरनल ऑडिटर था, वो हम पर चढ़ रहे हैं, भाई तुम लोगों का ध्यान कहां है, तुम आरएफसीज हो, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, सबका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दे रखा है, तो तुम वहां पे पुणे में बैठ के गोटियां खेल रहे हो क्या? मतलब कॉर्पोरेट वाली भाषा है, वो अपनी भाषा पे उतर आ गए सीधे सीधे। तब मैंने वो मीटिंग लीव तो नहीं करी थी, बट फोन से मैंने दूसरों को फोन लगाया, तो बोला यार ये सर गलत बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो वॉर्न करके रखा हुआ, अपने पास मेल है वगैरह वगैरह। बोले तेजस आपके पास मेल का भी एक्सेस है क्या? बोला है सर, लैपटॉप में है मेल का एक्सेस। तो बोले उसका मेल का जो सब्जेक्ट है वो कॉपी करो, और जो अपना चैट चल रहा है, वीडियो कॉल चल रहा है, उसके मैसेज सेक्शन में उसका ये डाल दो, आप सब्जेक्ट डाल दो। मैंने सब्जेक्ट डाला, जैसे वो सब्जेक्ट डाला, सर ने बोला सर ये ऑलरेडी 1 महीने पहले इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। डिस्कशन होने के बाद ब्रांच मैनेजर को वॉर्न किया गया था, इस मेल की सीसी में ब्रांच मैनेजर है, सीईओ है, सीएफओ है, जितने भी आरएफसी है, सारे के सारे आरएफसी है, इवन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग हेड, उस रीजन के हेड, इन सबको मेल जा चुका है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट्स के साथ डीलिंग नहीं होगी। अब भी डील किया जा रहा है, तो प्लीज पता कीजिए ये किसकी अथॉरिटी की वजह से डील हो रहा है। हमारी तरफ से कंट्रोल पूरा है, बट ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल रखना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। वो अफ्रीका में काम कर रहे हैं, हम लोग पुणे में बैठे हुए हैं। हम तो यहां से कितनी बार, 1000 बार मना कर देंगे भाई सेल मत करो, सेल मत करो, सेल मत करो, ये जाके वहां पे माल चिपका के आ जाएंगे, हम क्या करेंगे उसके लिए? ये चीज जब हेड ऑफिस के सामने आई, तो हेड ऑफिस ने सीधा सीधा डिसीजन ले लिया कि जितने जितने जो 2-3 ब्रांच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है ना, इनकी नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के लिए सैलरी नहीं होगी, अगले 3 महीने सैलरी नहीं होगी। और इनकी सैलरी कितनी? महीने का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाते हैं ये लोग, 2.5 से 3 लाख रुपया सैलरी, इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी की बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए इनकी सैलरी। नेक्स्ट 3 मंथ्स नो सैलरी, ऑल दैट 3 मंथ्स सैलरी और रेम्यूनरेशन विल बी विद द कंपनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ब्रांच मैनेजर का कहना है कि हम रिकवर करवा के देंगे, तो तुम उनसे पैसा रिकवर करो और घर ले जाओ, हमको रिकवरी दिखाओ, या रिकवरी करके पैसा बैंक के कंपनी के खाते में जमा करवाओ और अपना सैलरी रिलीज करवाओ। जैसे जैसे यहां पर बैलेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी रिलीज की जाएगी। यहां पर क्या हुआ, जो ब्रांच मैनेजर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की थी नहीं की थी? देखिए, अगर ये ब्रांच मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन ना करे, उसको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, सेल बढ़ रहा है, ब्रांच का नाम ऊपर दिख रहा है, भाई साहब सेल सेल सेल, हाईएस्ट सेल हाईएस्ट सेल, टॉप सेल में वो है, और बैड डेट्स के टॉप लिस्ट में भी वही है। आप समझे क्या? नुकसान कौन बेयर करने वाला है? नुकसान कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर करेगी। और तुम के मजे कर रहे हो भाई, सेल के नाम पे सेल बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ बैड डेट्स बढ़ रहे हो, उस पर कौन ध्यान देगा? वो तो तुम ध्यान दे ही नहीं रहे हो। ब्रांच मैनेजर के वहां पे परफॉर्मेंसेस देखे जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड, प्रॉफिट मार्जिन और सेल के बेसिस पर कंपेयर किया जाता था ब्रांच मैनेजर्स का परफॉर्मेंस, और उसके बेसिस पर उनका तय किया जाता था। हमारी कंपनी में तो कितने सारे मैनेजर्स ऐसे थे जो अफ्रीकन लोकेशन में जाके सेटल हो चुके हैं पूरे घर परिवार के साथ, अफ्रीका जाके सेटल हो गए हैं, पिछले 15-15, 20-20 सालों से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, 2-3 ब्रांचेस अपने अंडर ले ली, कोई ब्रांच मैनेजर बन गया, कोई रीजनल मैनेजर बन गया, कोई जोनल मैनेजर बन गया, और अफ्रीका में जाके सेटल हो गए घर परिवार के साथ, पूरा परिवार लेके सेटल हो गए, 6-7 लोगों का परिवार लेके सेटल हो गए वहां पे, लिटरली सेटल हो गए हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं वहां पे ये लोग। अब इन मैनेजर्स के ऊपर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डालो, तो सेल करने में तो कितना, सेल करने में कोई बहुत बड़ी बात है क्या? माल ही चिपकाना है, जाके माल चिपकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई उसमें बहुत जबरदस्त कला नहीं लगती सेल करने के लिए, बट सेल कर दिया ना, पैसा रिकवरी करना सबसे कठिन टास्क है,
सबसे कठिन टास्क। अभी मैं बताता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में बेशरम लोग बहुत है, बेशरम है मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बेशरम है। और ऑनलाइन में भी कुछ कुछ बच्चे हैं, और ऑनलाइन में भी कुछ कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन ले लिए लेक्चर्स, लाइव अटेंड कर रहे हैं। अब पता है सिलेबस खत्म होने आया है, 1-2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। अब मालूम है उनको बाकी की पूरी दुनिया अभी यूट्यूब पे उतरेगी, पूरी दुनिया यूट्यूब पे आके फ्री में पढ़ा देगी। अब फ्री में पढ़ा देंगे वो लोग, ये लोग वहां से जाके 1-2 टॉपिक कवर कर लेंगे, यहां का पैसा तो डूब गया, यहां का पैसा डुबा दिया, बराबर। आखिरी के 1-2 इंस्टॉलमेंट जो बाकी थे वो डुबा दिए, कहीं और से क्लासेस कर लिए, पास हुए नहीं हुए वो उनकी बात है, वो उनके विषय है। फिर थैंक यू फलाना सर, ढिमका सर, हाँ भाई साहब गजब है ना, हम लोगों ने बीज लगाया, पेड़ उगाया, अब जब फल आया किसी और ने तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दिया तो वो थैंक यू। बीज लगाने वाला पागल है, हमारे माथे पे सी लिखा है, इसे बोलते तो अरे तुम सी लिखा है पर ठीक से पढ़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है, ये फर्क है। क्या होता है, आप अगर स्टूडेंट लाइफ में ही इतनी बेईमानी करोगे तो आगे चल के प्रोफेशनल क्या ही बनोगे, और प्रोफेशनल बन भी गए तो क्या ही सक्सेसफुल बनेंगे। आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं, आपके इंटेंशंस कितने सही है, आपके इंटेंशन कितने खराब है। बहुत अच्छा ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कोई नया नहीं है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चे हमने देखे नहीं, ऐसे नहीं है। बस इतना ही है कि ये लोग माथे पे लिख कर नहीं आते एडमिशन के समय कि मैं आपका पैसा डुबाने वाला हूं, और अपन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी की परिस्थिति होती है नहीं होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हर कोई हम में से कि भाई बहुत अच्छे या बहुत बड़े बैकग्राउंड से आए हुए हैं। हम लोग सब जितनी भी फैकल्टीज अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टीज हैव कम फ्रॉम अ वेरी लो बैकग्राउंड और फाइनेंशियली वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो हमको ये चीजें समझती है कि भाई फीस दिक्कत है, कभी ना कभी दिक्कत होती है, होता है, वो एक आध महीना ऊपर नीचे हम भी समझ सकते हैं, कभी इंस्टॉलमेंट बढ़ा के दे दिया वगैरह वगैरह। बट जो गलत इंटेंशन से ही पढ़ रहा है या जो गलत इंटेंशन से ही काम कर रहा है उसका क्या करेंगे, उसका कुछ कर सकता है क्या, उसका कुछ नहीं कर सकते सर। तो ऐसे लोग क्या ही प्रोफेशनल बनेंगे, और प्रोफेशनल बन भी जाएंगे तो अपने जीवन में कुछ ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जब इंटेंशन गलत इंटेंशन से ही काम कर रहे हैं तो गलत इंटेंशन से कभी सक्सेस मिलने वाला है ही नहीं, सीधी बात है। टेम्पररी बेसिस पे आपको मजा आएगा, पैसा कमा लोगे आप, आपके पास पैसा आ जाएगा, बट उसके बाद जिस तरीके से पैसा आया है, जिस गलत राह से पैसा आया है वो आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे एक स्टूडेंट था अपने पास, रैंक आया था, रैंक की बात हुई थी, तो अब हमारा इंटेंशन क्या है कि एक छोटा सा उनके साथ एक वीडियो शूट कर ले, एक पॉडकास्ट जैसा कुछ शूट कर ले, ताकि उनको अपन 4 सवाल पूछे, 5 सवाल पूछे और वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी बताए पढ़ने की, या उनका इंटेंशन कैसा रहा हो। क्योंकि हर बच्चा उस फेज से गुजर रहा है, हर बच्चा वो तकलीफ फेस कर रहा है कि सर अभी पढ़ाई के समय प्रेशर आ रहा है, लोड आ रहा है, तो आपने लोड को कैसे मैनेज किया, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, आपने शेड्यूल कैसे बनाया, कितने घंटे पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। ये हमने क्वेश्चन ड्राफ्ट करके रखे थे। हाँ बोला, यस सर आऊंगा अगले दिन आता है, अगले दिन आके पूछता है सर अभी आप मेरा इंटरव्यू तो लेने ही वाले हो, हाँ तो आप सब आपके इंस्टाग्राम ये यूट्यूब वगैरह पे भी डालेंगे, शॉर्ट्स वगैरह बना के भी डालेंगे। हाँ ऑब्वियसली डालेंगे ही, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उतना ही बच्चों को शेयर हो जाएगा। बोला सर तो मेरी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मार्केटिंग का बेनिफिट मिलेगा। हाँ वो तो मिलेगा बेटे, बट ऐसा हमको ऐसे तो तेरी वजह से मार्केटिंग, तो सलमान खान तो है नहीं कि तेरा इंटरव्यू ले रहे हम कि तेरी वजह से क्लास का मार्केटिंग मिलेगा, बट हाँ AIR आया है तो चलो वी कैन कंसिडर दैट। तो सर आप एक काम कर दीजिए, मेरा रजिस्ट्रेशन का खर्चा आप उठा लो, मेरा रजिस्ट्रेशन का खर्चा आप उठा लो। बोला ठीक है बेटे बैठ जा 5 मिनट। सर से बात किया, सर के पास गया, सर को मैंने बोला सर नहीं लेना इंटरव्यू। बोलो क्यों नहीं लेना, AIR वगैरह। बोला ऐसे ऐसा बोल रहा है। सर ने बोला कोई बात नहीं अपन कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फिर श्रीकांत सर बोले नहीं सर मैं जानता हूं, बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा दिक्कत वाला होता ना तो अपन कर भी देते हैं कि भाई कोई बात नहीं सर, अपना ही बच्चा है, फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, वी कैन अंडरस्टैंड, बराबर है। वेल टू डू बैकग्राउंड, दोनों मम्मी डैडी अच्छे कंपनीज में अच्छे पोस्ट पर है, अच्छा रहना सहना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और सब है, सब कुछ है। ये क्या हरकत थी, चीप हरकत थी। क्या थी ये, चीप है ना। ये तो ऐसा हुआ बेटे जैसे कि मैंने पैसा देके रैंक खरीदा। मैंने रैंक खरीदा क्या, तूने पढ़ा तो मेरे से ही था ना, गाइडेंस मुझसे ही लिया था ना, कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, नहीं थी। अच्छा हमको तेरे नाम की मार्केटिंग करनी है, अबे एड़े तेरे को लग रहा है कि हम तेरी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं तेरी वजह से। एड़े हमारे प्लेटफॉर्म पे जब तू आएगा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर चल रहा है,
कहां कहां रील शेयर हो जाएंगे, किस किस के साथ रील शेयर होंगे पता नहीं, और कहां से तुझे कौन सी कंपनी से ऑफर आ जाए तेरे को भरोसा नहीं, पता नहीं। उल्टा तूने हमको कमीशन देना चाहिए अगर अच्छा जॉब लग गया तो। ये तो उल्टा गंगा उल्टी बह रही है, तुम ही हमसे पैसा मांग रहे हो। और ये होता है, ये होता है बहुत सारे क्लासेस में, बहुत जगह पे आप देखते हैं ना, इतने सारे रैंक है, धड़ाधड़ रैंक। पढ़ाने वाला खुद प्रोफेशनल नहीं है बट उनके पास रैंक है। समझ में आ रहा है क्या? जो खुद पढ़ा रहे हैं ना वो खुद प्रोफेशनल नहीं है। उसमें तो गजब चीज, कुछ कुछ तो ऐसे है लोग पढ़ा रहे जो कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते और वो लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं और उनके पास भर भर के रैंक है। रैंक आने का तरीका क्या है हमको मालूम नहीं क्या? हम नहीं कर सकते क्या? राज आउटे, प्रोफेसर राज आउटे, इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर रेंट पर ले सकता है आदमी, रैंक खरीदना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आपने बस नहीं आ सकते रैंक। ओ माय गॉड, AIR1, AIR2, AIR3, AIR4, अरे 50 रैंक ऐसे खड़े हो जाएंगे। 50 है, नाम आ जाता है, लिस्ट आ जाता है, फोन करो पूछ लो भाई कितना मांगता। इंस्पायर एकेडमी का नाम लेने का, बस थैंक यू बोलने का, थैंक यू बोलेगा, इंस्पायर एकेडमी का वीडियो जाएगा इंस्टाग्राम पे, आ जाएगा ये वीडियो इंस्पायर एकेडमी के, आ जाएगा इंस्पायर एकेडमी के वीडियो पे, यूट्यूब पे वगैरह। बहुत बड़ा काम है क्या? काम बहुत बड़ा नहीं है सर, ना पैसा ज्यादा लगने वाला है सर, पैसा बहुत नहीं लगेगा। अरे बच्चे हैं 15-20 हजार में खुश हो जाते हैं, बराबर है ना? इससे ज्यादा लेगा क्या? अरे बच्चा इंटर है, इंटरमीडिएट क्या वो बच्चा है, कौन सा उसने पैसा देखा आज तक? कभी जॉब किया है क्या उसने? कभी नहीं। 20,000 25,000 दे दो, 20,000 25,000 दे दो, एक हाथ कार दे दो। कितने में आती कार? कितने में आती कार? कितने में आएगी कार? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में कार आती। चल भाई कितने में कार आती? 10 लाख रुपए में कार आ गई। जल AIR1 AIR2 को कार चिपका दिया मैंने, वो मेरे से पढ़ा ही नहीं पढ़ा, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता। AIR1 AIR2 देख के देखो, ऑन एन एवरेज एक बच्चा, अगर सीधा हिसाब लगाओ, एक बच्चे की फीस अगर मैं अप्रोक्सीमेटली एक 50,000 रुपए कंसिडर करके चलू क्या? बोथ ग्रुप 50,000 रुपए है या ना? 50,000 रुपए कितना रुपए बोला मैंने? 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आता? 100 बच्चा, 100 बच्चा, मात्र 100 बच्चा। हाँ अरे हाँ 20 बच्चा मात्र। तो AIR1 और AIR2 देख के 20-25 बच्चा एडमिशन नहीं ले लेगा मेरे पास? लेगा नहीं लेगा? पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल हो गया। स्ट्रैटेजी समझे क्या? वो स्ट्रैटेजी है भाई सर, दिमाग है, खतरनाक, जबरदस्त। और जबकि एक्चुअली उस बच्चे से बात करेंगे तो बोलेगा मैंने OM यहां से लिया, SM यहां से लिया, अकाउंट यहां से लिया, कंपनी अकाउंट यहां से लिया, ऑडिट यहां से लिया, ये यहां से लिया। हर कोई उसका फोटो चिपका चिपका के नाच रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करो, मार्केटिंग करना ही चाहिए, धंधा है, धंधे में तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, बगैर मार्केटिंग के धंधा होगा नहीं। बट ये जो कर रहे हो, जो हायर लेवल पर एक दिखाने की कोशिश के भाई हम ही माए बाप है, हम ही सब कुछ है, ये सब वगैरह वगैरह जो दिखाया जाता है सिंपली कोई बहुत बड़ी बात है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आप बोलेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कोई बोलेगा सर ये तो स्ट्रैटेजी है सर, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है बेटे, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं गलत है। बात सिर्फ एथिक्स की है, एथिकल है या नहीं है ये आप सोचो, एथिकलिटी के हिसाब से सोचो। एथिक्स की बात, एथिक्स क्या बोलता है कि भाई एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक प्रोफेशनल व्यक्ति चाहिए, हाँ या ना? प्रोफेशनल व्यक्ति चाहिए। क्या आपके पास पढ़ाने के लिए प्रोफेशनल लोग हैं? नहीं। क्या आपके पास प्रोफेशनल लोग, छोड़ो प्रोफेशनल लोग, तुम्हारे पास तो इस फील्ड से रिलेटेड लोग नहीं है। तुम समझ रहे हो बात को? इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? है क्या जिम्मेदारी? यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने के कारण इंसान हो जाता है केयरलेस। इंसान क्या हो जाता है? अब वही मैनेजर जो दुनिया भर का सेल किए जा रहे हैं, बस सेल 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 सेल, बट बैड डेट्स यहां पर उसी के बढ़ते जा रहे हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से भाई कंपनी ने बोला था सेल करने का, मैंने सेल किया, पैसा वसूल करना मैं देखेगा क्या? अभी भाई तू ही देखेगा, ऑब्वियसली तू देखेगा ना। हम तो जानते नहीं है कस्टमर्स को जिसको तू जाके मिल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो सीधी बात, कंपनी ने असाइन कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा वसूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी, सीधी बात, बात खत्म। तो यहां पर
आपको अभी नहीं लगता कि अगर ये जो नुकसान कंपनी बेयर करने वाली है, कंपनी अगर ये नुकसान को शेयर करे उस व्यक्ति के साथ जो रिस्पॉन्सिबल है, वो अगली बार केयरफुली काम करेगा, सोच समझ के काम करेगा? सिंपल है ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है सर, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। सूर्यांश ने नया मोबाइल खरीदा है, उन्नति उसका मोबाइल चेक करते 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 यहां से सीढ़ियों से उतर रही थी, हाँ, जेलस ऑफ हर, उसका एग्जांपल ले रहा हूं, उन्नति ताई, उन्नति दीदी नहीं, उन्नति ताई, ईमानदार, सॉरी इनामदार, नाम में भी ईमानदारी नहीं है। अबे छुट्टी मारती इतने लेक्चर को, एक लेक्चर की छुट्टी हुई है इसकी सिर्फ, हाँ, कैसी बात कर रही है। अब उन्नति मैडम जो है, सूर्यांश का मोबाइल देखते देखते पसंद आ गया, मोबाइल देखते देखते नीचे उतर रहे हैं, और सीढ़ियां ही है और उम्र भी सही है, पैर फिसल के गिर गए, यही तो उम्र है। जैसे पैर फिसल के गिरे, मोबाइल टूट गया, मोबाइल का स्क्रीन फूट गया। अब मोबाइल का स्क्रीन फूटने पर सूर्यांश ने जाके दुकान में दिखा दिया, जो सर्विस सेंटर होते वहां दिखा दिया सूर्यांश ने, तो कहता है कि आपका स्क्रीन, ये जो है नया स्क्रीन लगाना है, इसका 10,000 रुपया खर्च आएगा। कितना खर्चा आएगा? अब ये 10,000 रुपये का खर्चा कौन बेयर करेगा? उन्नति या सूर्यांश? उन्नति या सूर्यांश? सूर्यांश क्या कहना है आपका? उन्नति क्या कहना है आपका? हाँ, मिथ्स, गुड, मेरे को लगा उन्नति बोलेगी वो, ठीक है, तो उन्नति ही बेयर करेगी। क्यों? क्योंकि शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस है ना सर, जो जिम्मेदार था, जिसकी जिम्मेदारी थी, वो बेयर करेगा खर्चा सर, सीधी बात है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बात है सर। तो यहां पर जब भी हम जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ही ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने ओन लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो। मॉड्यूल में आंसर दिया हुआ है, बट आप ओन लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए नहीं होगा। आगे कुछ कुछ एक एक दो दो क्वेश्चंस और आएंगे, जहां पर क्या होने वाला है, एक एक दो दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन होगा, जो हमने देखा हुआ है। कहीं पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, कहीं प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कहीं कोई कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ये वाली चीजें जो बेसिक सा कैलकुलेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई ऐसा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है कि डिफिकल्ट वाला, ओ माय गॉड क्या गजब कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो बहुत जबरदस्त वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसा ओएम में है वैसा तो है ही नहीं, बिल्कुल डन। हाँ, आज दोपहर में ओएम का लेक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन का आज आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो आज का आखिरी लेक्चर, जो जो घर जाने वाले, घर नहीं जाना, यहां से अटेंड करना लेक्चर चुपचाप, डन। आइए शुरू करें बेटे। चलिए शुरू करें। देखिए मजा आने वाला है पहले क्वेश्चन में, बहुत मजा आने वाला आपको, बहुत। कहता है द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज कंपनी इन्फॉर्म्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट दैट द प्राइस ऑफ प्रोसेसिंग 2 लाख आइटम्स विल बी 50 लाख। एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान के चलो, ठीक है। यह कहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, देख भाई मार्केटिंग वाले भैया, अगर आप जब भी नए ऑर्डर्स लेने जाओगे तो ध्यान रखना, ये जो मटेरियल है या ये जो प्रोडक्ट है, इसको बनाने का खर्चा कितना लगता है? 2 लाख आइटम बनाने का खर्चा कितना लगेगा? 50 लाख रुपए। 50। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबमिट्स द मटेरियल फॉर द आइटम 2 वीक्स लेटर देन ओरिजिनली प्लान्ड एंड टेल्स द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट दैट द शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन हैज बीन एडवांस्ड 2 वीक्स। ये क्या है सर? मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का काम क्या है? ऑर्डर्स लेकर आना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट करना कि भाई इतना इतना ऑर्डर आ रहा है, इतना इतना हमें रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, आपको 2 लाख आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसका खर्चा बता देते हैं आपको, इसका खर्चा लगने वाला है 50 लाख। ठीक, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज डेट क्या है? 17 अक्टूबर है, बराबर। 17 अक्टूबर या मान के चलो ऐसे मान के चलते 1 अक्टूबर है आज,
1 अक्टूबर, और कहा है कि 30 अक्टूबर को डिलीवरी चाहिए। कस्टमर ने कब मांगा है? 30 अक्टूबर को मांगा है। 30 अक्टूबर को मांगा है, ठीक है। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? तुरंत आके किसको बताना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। बट हुआ क्या? यहां पे देखो क्या बोलते हैं, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबमिट्स द मटीरियल फॉर द आइटम 2 वीक्स लेटर देन ओरिजिनली प्लान्ड। 1 अक्टूबर को ऑर्डर आ गया आपके पास, तो अपने ऑर्डर तुरंत प्रोडक्शन हाउस को कब देना चाहिए था? उसी दिन देना चाहिए, उसी समय देना चाहिए ना, 1-2 अक्टूबर के आसपास ही दे देना चाहिए। आप 15 अक्टूबर को जाते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, कौन गया? मार्केटिंग मैनेजर। कहता है भाई साहब ये 2 लाख आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप इसके प्रोडक्शन में लग जाओ फटाफट। बोले हाँ हाँ डन, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे अभी अक्टूबर के बाद क्या आता? नवंबर। हाँ, आप सीधे आना 15 नवंबर को और एक गुड्स लेकर जाना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला कहता है क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले कस्टमर ने तो कहा है कि 31 अक्टूबर को हमें गुड्स चाहिए। अब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट वाला बोलता है कि भाई समय तो लगने वाला है 1 महीने का, आप 15 दिन पहले बोल रहे हो, 15 दिन में कैसे होगा? 15 दिन में काम खत्म नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 15 दिन में चाहिए। ठीक है, 15 दिन में अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। उसके लिए थोड़ा सा लेबर का एक्स्ट्रा वर्किंग होगा, ओवर टाइम काम होगा, उसके अलावा मशीन्स वगैरह की यूटिलाइजेशन थोड़ी ज्यादा होगी तो उसके रिपेयर्स वगैरह का खर्चा बढ़ेगा, तो थोड़ा सा एडिशनल खर्चा लगने वाला है, उसका 16 लाख रुपए। कितना रुपए? 16 लाख रुपए का एडिशनल खर्चा लगेगा। ठीक है, कंप्लीशन हैज बीन एडवांस 2 वीक्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस न्यू शेड्यूल द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इनकर्स एन एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 16 lakhs। तो ये 15 दिन में काम कंप्लीट करने का आपको एडिशनल खर्चा लगने वाला है कितना? देखिए नॉर्मली 1 महीने में काम कंप्लीट करते तो कितना लगता? 50 लाख। अब ये 15 दिन के अंदर अंदर काम कंप्लीट करना है तो एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है कितना? 16 लाख का खर्चा लगेगा। अब क्वेश्चन चालू होता है आपका, इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वेयर वुड द एडिशनल कॉस्ट बी असाइंड? इस 16 लाख असाइन का होगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हो, यानी कि क्या कि जो भी कॉस्ट आ रहा है ना उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है या रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट कौन है, इसकी अकाउंटिंग होती है, इसका रिपोर्ट बनता है। तो अगर ऐसा है इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये 16 लाख रुपए का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? किसकी गलती की वजह से लेट हुआ? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बंदे की वजह से लेट हुआ है सर, जिसकी वजह से हमें एडिशनल कॉस्ट लग रहा है 16 लाख रुपए। तो ये 16 लाख का खर्चा बेयर करेगा कौन? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वुड दीज कॉस्ट बी कंसिडर्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट? क्या ये 16 लाख रुपए का जो एडिशनल खर्चा लगा है क्या ये कंट्रोलेबल कॉस्ट है? क्या ये कॉस्ट कंट्रोलेबल है या नहीं है? कितने लोग बोलते हैं हाँ? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग बोलते हैं कि ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, कंट्रोलेबल कॉस्ट है? कितने लोग बोलते हैं कंट्रोलेबल नहीं है सर? कंट्रोलेबल क्यों नहीं है? कंट्रोलेबल अगर समय पे बताते तो क्या ये खर्चा लगता? अवॉइड हो गया ना, बराबर ना? तुम्हारे केयरलेस एटीट्यूड की वजह से, यानी जो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उसके केयरलेस एटीट्यूड की वजह से ये एडिशनल खर्चा लग रहा है ना, वरना ये खर्चा लगने का कुछ काम था क्या? नहीं। तो ये कंट्रोलेबल कॉस्ट है सर। अगर आप आपकी जिम्मेदारी से काम करो तो एडिशनल खर्चा लगेगा ही नहीं। नहीं समझे? समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझा क्या? जितने लोग बोल रहे कंट्रोलेबल नहीं है, भाई तू समय पे अगर अपना काम करेगा तो एडिशनल खर्चा लगेगा ही नहीं ना, कंट्रोलेबल है ना। अरे भाई रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट दी है सरकार ने, क्या दी है? 31 जुलाई। 31 जुलाई के आगे अगर रिटर्न फाइल करोगे तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो क्या ये कंट्रोलेबल है? हाँ, ड्यू डेट के अंदर भरो, कॉस्ट नहीं लगेगा। सीधी बात है ना, कंट्रोलेबल है ना। बस फिर तुम अपनी गलती है इसलिए तुम बोलोगे नहीं साहब गलती हो गई अब तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अरे तो वही तो इसीलिए तो बोल रहे ना, तो गलती करने बोल ही नहीं रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं गलती करनी नहीं है ताकि ये कॉस्ट ना लगे। सीधी बात, समझ में आई क्या? What effect might this have on future printing orders from the marketing department?
इसका इफेक्ट क्या होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर? आगे चलेंगे। देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने खर्चा असाइन कर दिया, किया नहीं किया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा असाइन कर दिया, तो अगली बार से जब भी नए ऑर्डर्स आएंगे उस समय पे वो क्या केयरलेस एटीट्यूड दिखाएगा? अभी केयरफुल रहेगा, काम समय पे होगा, कंपनी का एडिशनल खर्चा लगेगा? नहीं लगेगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वेयर वुड द वेरियस कॉस्ट बी असाइन्ड? 16 लाख रुपए का खर्चा कहां जाएगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं है? तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो खर्चा कहां लगा? एक्स्ट्रा लेबर किसने लगाया? तूने लगाया। ओवर टाइम कौन करवा रहा है? तू करवा रहा है। बोनस कौन दे रहा है? तू दे रहा है, बराबर है ना? मशीन के ऊपर एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा है? तू कर रहा है। मशीन का रिपेयर कौन करवाएगा? तू करवाएगा। तो पूरा खर्चा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट पे ही जाएगा, क्योंकि यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नाम का कॉन्सेप्ट, बराबर ना? Where would the various costs be assigned? What effect might this have on future printing orders from the marketing department? इस केस में फ्यूचर क्या चांसेस है? हो सकता है ना कि मैनेजर और कैजुअल हो जाए, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। जब ऑर्डर आएंगे तब आएंगे, जब उसका मन होगा तब वो ऑर्डर देगा, तब आगे पास ऑन करेगा ऑर्डर। तो वो बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड से काम करेगा। कौन? मैनेजर, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ना हो तो, बराबर? सिर्फ देखो आंसर इन्होंने, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, आंसर 2 लाइन में खत्म है। 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 से 5 मार्क का एक क्वेश्चन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ओरिजिनली कोटेड प्राइस 50 लाख प्लस द एडिशनल कॉस्ट 16 लाख वुड बी असाइन्ड टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. This would be considered a controllable cost. The long range effect might be that the marketing department will become more cost conscious and will plan activities, मतलब careful होगा वो, अगली बार सोच समझ के करेगा वो, है ना? In an organization that does not employ responsibility accounting, the additional production cost most probably would be assigned to the processing department. There would be no motivation by the marketing department to adhere to scheduled dates, plan processing needs in a better fashion or in a better way. वो क्या बोल रहा है? There would be no motivation by marketing department to ड्यू डेट्स वगैरह, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कभी भी बोल दे यार अपने घर का ये क्या ही फर्क पड़ने वाला है, अपनी तो सैलरी टाइम पे क्रेडिट हो रही ना, बस फिर बैड डेट्स हो या ना हो हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, पैसा डूबे ना डूबे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। जो ब्रांच मैनेजर्स के साथ हुआ था हमारी कंपनी में, सेल तो किए जा रहे हैं बट यहाँ पे पैसा रिकवर करना दिक्कत हो रहा था अकाउंट रिसीवेबल टीम को। जब क्लियरली तुमको बोला गया है अनटिल अनलेस प्रॉपर अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल नहीं आता है, आप लोगों को उनको सेल करना अलाउड नहीं है, तो पैसा रिकवर करने की जिम्मेदारी किसकी? बट ऑब्वियस आपकी ना। फिर अभी आपको रिकवर करना पड़ेगा पैसा, आप ही रेस्पॉन्सिबल हो। और वही ब्रांच मैनेजर को कोई जवाब ही ना पूछे कि भाई उनको सेल ही क्यों किया, क्यों उन्हें माल बेच रहे हो, जब कंपनी ने मना कर रखा है तब भी तुम उन्हें माल दे रहे हो, ये तो करना गलत है। आपकी वजह से हमारे बैड डेट्स बढ़ने के चांसेस है। हुआ है क्या बैड डेट? अभी तक नहीं। और जबकि गजब बात, उसमें से एक कंपनी के ऊपर तो हमने सूट फाइल किया हुआ था। सोचो, मतलब पैसा वसूल करने के लिए उस कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल है और मैनेजर साहब जाके उनको माल बेच के आ रहे हैं। वाह गजब, तो दोगलेपन की भी हद हो गई, बराबर ना? आइए आगे बढ़े। हाँ हाँ बोलो, हाँ तो बोलना पड़ेगा ना, हाँ तो बोलो ना, ऐसे नहीं, पूरे मन से बोलो यस सर। उन्नति स्टैंड अप, सावधान सावधान विश्राम खेलेंगे। हाँ, और किसको पढ़ने की इच्छा नहीं है? एनीबडी? आगे बढ़े? नहीं यार, ऐसे तुम लोग नाराजी से लग रहे हो। जो अगर मेरे को ऐसे कोई दिखा ना कि जो आधे मन से बोल रहा है या इसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की और जबरदस्ती ऐसे बोल रहा है, उसको भी पनिश करूंगा मैं। बोले आगे बढ़े। ये बात कैसे बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, आइए मजेदार क्वेश्चन है सर। देखो जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, अगर मैं ये टॉपिक बिना मतलब मैं खींचू ना इसको लंबा, ये टॉपिक को अगर मैं 2 दिन या 3 दिन ले जाऊं ना, 3-4 दिन ले जाऊं ना, तुम बोलेंगे यार ये क्या ही तो टॉपिक था, बिना मतलब टाइम पास करा दिया इस व्यक्ति ने। यही बोलोगे तुम लोग मुझे? बेटे
10 साल बिता चुका हूं इस इंडस्ट्री में मैं। बोलने वाले 2 या 3 ही रहते, बोलने वाले 2-3 ही रहते, बट वो फिर वो फैलती है बातें। वो 2-3 ही कीड़े रहते जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड खराब रहता, बोलने की तमीज नहीं रहती, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रहती, घर वालों ने उनको सिखाया हुआ नहीं रहता, या पता नहीं उनके घर वाले भी वैसे ही होंगे, शायद अपने खुद के माँ बाप से ऐसी बात करते होंगे, उसी से सीख के यहाँ पे आके टीचर से वैसे बात करते हैं होंगे। वैसे बच्चे होते हैं, आपने शायद नहीं देखे होंगे, दिख ही जाएंगे कभी ना कभी किसी ना किसी दिन। तो वैसे बच्चे होते हैं वैसे बच्चे जिन्होंने कभी अपने माँ बाप को उनके अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए देखी नहीं, तो इन्होंने कभी खुद के अपने माँ बाप की इज्जत करी नहीं, तो जो खुद के माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बाहर वालों की क्या इज्जत करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसी क्या बोलते हैं, गंदे शब्द फैलाने वाले लोग होते हैं जो बुरी बातें फैलाते हैं। और कभी ना कभी जो बच्चा पॉजिटिव होता है, जो पढ़ने के लिए रेडी है, वो भी बच्चा ऐसी इन लोगों की बातों की वजह से नेगेटिव हो जाता है। जिसके मन में कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, उसके मन में वो थॉट्स आ जाते हैं। तो ऐसे घटिया लोगों के ज्यादा नादी ना लगे। मैं तो स्ट्रिक्टली बोलूंगा, एग्जाम का टाइम नजदीक है, 2 ही महीना बाकी है, तो जितने नेगेटिव लोग नजर आते ना, सब पहले दूर रहो जाओ उनसे, पहले दूर हो जाओ। जितने ऑलरेडी दूर हो गए बहुत अच्छी बात है, जितने बाकी बचे कुछ और दूर हो जाओ फटाफट। क्यों? उनका माज उनको ले डूबता है और अपने को उसके साथ डूबना। हाँ, तू रहेगा शाना किसके? तेरे घर में, तेरे घर में है ना। यहां पे टक्कल आ रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहा, उसको बोलते एक्सपीरियंस। जहां पे या तो किसी का मैदान दिखेगा या तो ऐसे सफेद जंगल दिखेगा, दैट इज एक्सपीरियंस। मालूम नहीं है, मालूम बहुत छोटी। देखो मैं आपको बताता हूं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जाओ, कंपनीज में जाओ, कहीं पे भी जॉब के लिए जाओ, टैलेंट सेकेंडरी, प्राइमरी एटिकेट्स एंड मैनर्स। प्राइमरी, अगर आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपकी वहां खड़े रहने की भी औकात नहीं है। यह बात हमेशा याद रखो। भले आप में थोड़ा सा टैलेंट की कमी है, बट आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपको मौका पहले दिया जाएगा, यह हमेशा याद रखना है ना। अल्फा मेल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ पिक्चरों में चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अल्फा मेल नहीं होता। पैंट उतार के डंडे से धड़ाधड़ फटके लगाए जाते हैं, वही उनका अगला वीडियो फिर आता है। उसमें इंस्टाग्राम पे देखा रहेगा ना तुमने, ऐसे भारी भारी वीडियो बनाते हैं और पुलिस वाले के 4 फटके पड़ने के बाद सॉरी साहब मैंने गलती से वीडियो बना लिया, वो हाल होता है उनका असल जीवन में। अल्फा मेल नाम का कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अल्फा मेल, क्या अल्फा मेल तू बन रहा? मेरे को अल्फा मेल बनने की भी जरूरत नहीं। एक फोन घुमाऊंगा, येरवाड़ा में रहता हूं मैं, येरवाड़ा नाम में ही गाली है, बराबर है, वहां से आया हूं मैं। एक फोन घुमाने की देर है, 5-6 अभी आ जाएंगे, 5-6 अभी आ जाएंगे, पूरा सुझा के भेजेंगे, सूझ जाओगे, पूरे शरीर का एक हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, पूरा शरीर का हर एक हिस्सा सूझेगा। तो सबसे पहले इसीलिए बात करने की तमीज, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट। मैं बड़ों की रिस्पेक्ट ऐसे जरूरी नहीं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, छोटों की भी रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। ये मैंने एटलीस्ट कॉर्पोरेट में तो मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट में इवन द सीनियर्स टॉक टू देयर जूनियर्स एज सर और आप और भाई। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है ना, जो उस कंपनी में पिछले 25 सालों से काम कर रहा था, मुझे ज्वाइन करके सिर्फ 2 महीने हुए हैं। बोले तेजस भाई आज आप फ्री हो क्या शाम में? आज पूरा टीम मीट ऑर्गेनाइज किया है अपन ने, आज आप फ्री हो? बोला अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे नहीं नहीं तेजस भाई कैसे कर रहे हो, हर किसी का अपने अपने घर का कोई पर्सनल प्लान होता है, कभी कुछ होता है, वैसे भी ऊपर से आज सैटरडे है, तो अगर आप बोलो अगर ऐसा, वरना अपना टीम मीट है हम रखने की सोच रहे थे, आपको है पॉसिबल आना? बोला हाँ सर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अरे तेजस भाई सर नहीं बोलना, यहाँ पे अपना कल्चर है तेजस भाई, नाम के आगे भाई लगाना, भाई सर नहीं बोलना, भाई बोलना। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है कॉर्पोरेट में भी। बात समझो, आप भले कॉर्पोरेट ज्वाइन करो या मत करो बेटे, ज्वाइन करो मत करो। देखो आज की तारीख में सबको मालूम है एक बात, अडानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और आपको लगता है कि इन लोगों के मरने के बाद जो चर्चा आज टाटा के बारे में हुई है उनके बारे में होगी? नहीं होगी, क्योंकि टाटा वॉज अ बिजनेसमैन लेटर, बिफोर दैट ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। यह आपको समझना पड़ेगा, आपको पहले सबसे अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वो आने वाले कहां से? आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स,
है ना, आपके तौर तरीके, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप सामने वालों से कैसे बात करते हो, आपसे बड़े हैं उनसे कैसे बात करते हो, आपसे छोटे हैं उनसे कैसे बात करते हो, ये सारी चीजें मायने रखती है जीवन में बेटे, बहुत मायने रखती है। क्यों? आपको ऐसा लगता रहेगा भाई अपन ऐसा चे, मैं ऐसा च रहेगा, तो तू वैसा ही रहेगा, आगे कभी नहीं बढ़ेगा जीवन में। कोई तुमको मौका नहीं देने वाला है, कोई तुमको एंटरटेन नहीं करने वाला है, कोई भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता, कोई भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा ही क्यों ना आ जाए, छोटा बच्चा भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता। उसमें तेजस सर की एक आदत है, तेजस सर माफ कर देते, भूलते नहीं है। ये मेरी पहले की आदत है, मैं भूलता नहीं हूं, समय पे बताता हूं, समय आने पे। समय सबसे बड़ी चीज है सर, मैं तब बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, है ना। जो मैंने बोला ना तुमको, वो जो था क्या उसका नाम, जिसने पैसे मांग लिए थे इंटरव्यू के, वो अपने टिलक्स मार्क में जब फंक्शन हुआ था ना, वो भी आया था, वो आया था, वो स्टेज के नीचे रुक के फोटो ले रहा है अपने दोस्तों के, वो दोस्तों के जो सिर्फ सीए में इंटरमीडिएट पास हुए हैं, रैंक भी नहीं आया है, और वो जो रैंक आया है वो कैमरा मोबाइल लेके खड़ा हुआ है फोटो लेने के लिए। उससे ना मैंने बात करी, ना श्रीकांत सर ने बात करी, ना राज सर ने बात करी है, हम में से किसी ने बात नहीं करी, किसी ने नहीं। अगर उसका इंटेंशन गलत होता, अगर इंटेंशन सही होती, अगर वो इंटरव्यू दे देता, अगर अच्छे से रहता, तो वहां पर वो स्टेज पे अलग से खड़ा होता, बगल में खड़ा होता, ना कि नीचे, उसको रिस्पेक्ट मिलती। वो भूल गया, वो समझा कि उसको उस दिन उसको रियलाइज हो गया होगा कि हाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। सिर्फ जो पास हुए हैं वो स्टेज पे खड़े हैं, तेजस सर, श्रीकांत सर और राज सर से ये लोग वो मोमेंटम ले रहे हैं, जो भी बोलते उसको, प्राइज या जो भी ट्रॉफी वो ले रहे हैं। बट मैं, अरे स्टेज पे जाना बुलाना तो छोड़ो, मेरा तो नाम तक नहीं लिया गया है, मुझे तो कॉल तक नहीं आया कि आपको आना है, आपका फेलिसिटेशन होने वाला है, उसको तो कॉल तक नहीं गया था। स्ट्रिक्टली जब लिस्ट निकली थी तो श्रीकांत सर, राज सर ने उस नाम का कट कर दिया था, याला कॉल जाणार नहीं, स्ट्रिक्टली। ये गलत है ना, बराबर ना। इसीलिए आपके इंटेंशंस, आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटे। दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वेरी मच। आप लोगों के बारे में, लोगों के मन में इंप्रेशन क्रिएट करने वाली चीज है वो। जहां पे आप अल्फा मैन बनने की कोशिश करते हो ना, वहां पर आप सबसे बड़े बेवकूफ बनते हो। आपके साथ लोग डील करना नहीं चाहेंगे, और ऐसे लोगों के साथ देख लेना, पहले वो अल्फा मेल जब तक है तब तक है, जब धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है ना, उनके साथ वाले धीरे धीरे कम 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 होते जाते हैं। ये देख लेना तुम, आई कैन गारंटी ऑन दिस, आई कैन बेट ऑन दिस। नया नया सबको अच्छा लगता है, मजा आता है, अपना दोस्त भाई है, डॉन है, उसको सब डरते हैं, अपन भी उसके साथ। वो किसी दिन तुम्हारी उतार देगा, तुमको पता नहीं चलेगा। चार लोगों के बीच में जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट है? तुमको तो गिनता भी नहीं होगा वो, और क्या पता तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे कितना मजाक उड़ाता होगा वो, बराबर है ना। कुत्रे माझ्यासोबत दोन फिरते, क्या मालूम उसने बोला भी होगा ऐसा, तो तुमको मालूम क्या, पिक्चरों में गोविंदा रहता था, उसके साइड में जॉनी लीवर रहता था, अपन वो हीरो है, वो साइड हीरो है अपना बाजू वाला, ऐसा बोलता भी होगा, क्या पता, क्या पता, बराबर है ना। तो ऐसे लोग तो बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, बेवकूफ लोग हैं ये। तो ऐसे लोगों के नादी कम लोगों। अपना जीवन खुद सुधारो, सबसे पहले अपने मैनर्स, एटिकेट सुधारो, बात करने का ढंग बदलो, बात करने का तरीका बदलो। हर बात को कन्वे करने का एक तरीका है, वो तरीका सीखो। हर बात को कन्वे करने का एक तरीका है, वो सीखो, नहीं तो जीवन में वही के वही रह जाओगे, कहीं जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, है ना। टेम्पररी सक्सेस देख भी लोगे, फिर उतने ही जोर से गिरोगे, ये भी बताता हूं मैं तुमको। तब रिग्रेट करने से अच्छा है अभी सुधार लो अपने आप को। The receipt of raw materials used in the manufacture of products and shipping of finished goods to customers are under the control of the warehouse supervisor. आप कौन हो? warehouse supervisor हो। कौन हो आप? वाह, आप दो काम करते हो बेटे। पहला काम, receipt of raw materials, receipt of raw materials used in manufacture of products and shipping of फिनिश्ड गुड्स। आपका वेयर हाउस है, वेयर हाउस में एक तरफ से रॉ मटेरियल आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के जाने वाले हैं,
दूसरी तरफ से आपके गोडाउन में या वेयर हाउस में रखे हुए फिनिश्ड गुड्स है वो डिस्पैच करने वाले हो आप। ये दो काम है आपके। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द वेयर हाउस सुपरवाइजर्स टाइम इज स्पेंट ऑन रिसीविंग एक्टिविटीज, 40% ऑन शिपिंग एक्टिविटीज। बराबर ना? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप 100 घंटे काम करते हो। कितने घंटे काम करते हो? 100 घंटे, यानी कि 100 आवर्स। कितने आवर्स? मतलब उन 100 आवर्स में से 60 आवर्स आपके लग जाते हैं किसमें? इन रिसीविंग द मटीरियल, रॉ मटीरियल, एंड बाकी बचे 40 आवर्स, 40 आवर्स आपके लग जाते हैं किसमें? शिपिंग में, फिनिश गुड्स भेजने में। सेपरेट एम्प्लॉइज हैंडल द रिसीविंग एंड शिपिंग ऑपरेशंस। अब देखो, आप वेयर हाउस सुपरवाइजर हो तो आप खुद करोगे ये शिपिंग, खुद करोगे रिसीविंग, आपके अंदर लोग होंगे ना, लेबर होगा आपके अंडर ये काम करने के लिए, आप सुपरवाइजर हो। तो रिसीविंग की टीम अलग है और डिस्पैचिंग की टीम अलग है, शिपिंग की। द लेबर रिलेटेड कॉस्ट फॉर वेयर हाउसिंग फंक्शंस आर एज फॉलोज। वेयर हाउस सुपरवाइजर सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी 40,000 रुपए, रिसीविंग क्लर्क 75,000, शिपिंग क्लर्क 55,000, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, कोई और एडिशनल कॉस्ट है जिसमें 30% वेजेस एंड सैलरी कॉस्ट है। 51,000 में 30% खर्चा सैलरीज एंड वेजेस है। देखिए, अब बात समझो, ऐसे समझते इसको कि आपका एक, ये आप सुपरवाइजर हो, आपके अंडर 2 क्लर्क है, एक रिसीविंग डिपार्टमेंट का क्लर्क और एक शिपिंग डिपार्टमेंट का क्लर्क। उन क्लर्क के अंडर कुछ लेबर्स होंगे, टीम काम कर रही होगी ना, और सेम उसी तरह से शिपिंग डिपार्टमेंट के अंडर भी कुछ लेबर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, दोनों डिपार्टमेंट में कुछ लेबर होंगे, उनके सैलरीज एंड वेजेस होंगी, उनके ऊपर छोटा मोटा खर्चा है, कभी पार्टी दे दिया, समोसा खिला दिया, पफ खिला दिया, वड़ा पाव खिला दिया, आइसक्रीम खिला दिया, है ना? खाया ना तुम लोगों से बहुत लोगों ने? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने खाया है यार, खाया। चुप बाई चांस, बाई एनी चांस, अगर कुछ ऐसा पार्टी अगर मेरी तरफ से हुआ, जो होना मुश्किल है, शायद किसी दिन बाई चांस अगर पैसा आ गया, कहीं रास्ते पे चलते चलते एक हाथ पैसों की बैग मिल जाए, उस दिन मैं तुमको पार्टी दूं, तो स्पेसिफिकली जैसे श्रीकांत सर ने और राज सर ने उसका नाम एक्सक्लूड किया था ना, वैसे स्पेसिफिकली इसका फोटो हर एक स्टाफ को, हर एक व्यक्ति को दिखा करूं, ये दिखेगा ना, इसको देना नहीं, इसको देना नहीं, इसको देना नहीं, इसको देना नहीं बोल के। क्यों? ये सिर्फ राज सर के लेक्चर अटेंड करता ना, तो इसको अधिकार सिर्फ राज सर से पार्टी लेने का है। श्रीकांत सर को देना नहीं देना वो उनका पर्सनल कॉल है, मुझे तो नहीं देना पार्टी तुझको। मेरा, तू अभी बैठा है, तू 100 लेक्चर में 10 लेक्चर बैठा है, बराबर है? बराबर है ना? हाँ, तो जो भी पार्टी में, जो भी मान लो वड़ा पाव रहा, तो एक छोटा सा टुकड़ा पाव का, छोटा सा टुकड़ा वड़ा और मिर्ची पूरी ले ले, इतना ही दूंगा खाने के लिए, जितना तूने अटेंड किया है उतना ही दूंगा पार्टी में, याद रख। पार्टी दूंगा तो ना, हाँ, गरीब का मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था। द कंपनी एम्प्लॉयज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम फॉर परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग पर्पस। द कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द रिपोर्ट एज पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट। 2 प्रकार के कॉस्ट, एक पीरियड कॉस्ट और दूसरा प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या होता है पीरियड कॉस्ट? क्या होता है? कम ऑन मैन, कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स हो तुम लोग। फिनिश्ड गुड्स गपे कुछ भी। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, कम ऑन मैन, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी जवाब दे दूंगा तो तुम अपने आप को एक, अगर वो फालतू सा जवाब निकला ना,
सब लोग रेडी रहना अपने आप को कान के नीचे जोर से बजाने के लिए, नहीं तो फिर जवाब दो फटाफट। वेरिएबल कॉस्ट एंड काइंड ऑफ, वही हुआ ना। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब जो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है या ना, है या ना। और कौन सा कॉस्ट बोला? पीरियड कॉस्ट, जो पीरियड पे डिपेंड करता है, ना कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे ना। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? अकाउंटेंट की सैलरी है, अकाउंटेंट की सैलरी, इट इज अ पीरियडिक कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट पीरियडिक कॉस्ट, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो खर्चा बढ़ता जाएगा आपका, प्रोडक्शन के साथ कोई संबंध है उसका। रॉ मटेरियल, लेबर यानी कि वेजेस, रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट हुआ जो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा, लेबर का वेजेस का खर्चा बढ़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट। अरे नहीं समझा? समझा क्या? फिक्स्ड कॉस्ट कितने टाइम तक है, कुछ भी आपने कनेक्शन लगाने का। पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द टोटल लेबर रिलेटेड कॉस्ट टू लिस्ट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट। लो, इन्होंने बोल दिया कि प्रोडक्ट कॉस्ट में हमें क्या चाहिए? लेबर रिलेटेड कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए? लेबर रिलेटेड कॉस्ट चाहिए हमें। प्रोडक्ट कॉस्ट में हमें लेबर रिलेटेड कॉस्ट चाहिए टू लिस्ट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ वेयर हाउस सुपरवाइजर फॉर द वेयर हाउसिंग फंक्शन। तो कॉस्ट उनको कौन सा चाहिए, ध्यान से सुनना। एक चाहिए उन्हें प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिकली लेबर कॉस्ट। क्या चाहिए उनको? लेबर कॉस्ट विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरवाइजर, विच कैन बी, देखो ना ये अगला पॉइंट पढ़ो ना, पूरा पढ़ो वापस से। द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर कंट्रोल ऑफ सुपरवाइजर, अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन का फोकस इज ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वेयर हाउस सुपरवाइजर। चलिए उल्टा चलते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, इसमें 30% वेजेस एंड सैलरीज है। क्या ये सुपरवाइजर के कंट्रोल में होंगे? हा या ना? हा या ना? बराबर 51,000 का 30% 15,300 रुपीज एक। दूसरा, शिपिंग क्लर्क के वेजेस क्या सुपरवाइजर के कंट्रोल में होंगे? होंगे ना? अरे यार मैंने तुमको पहले हायरार्की बताया ना, सुपरवाइजर उनके अंडर क्लर्क, उसके अंडर वर्कर्स, है ना? तो शिपिंग क्लर्क और रिसीविंग क्लर्क ये दोनों के वेजेस भी क्या सुपरवाइजर के कंट्रोल में होंगे? क्या ये दोनों वेजेस भी प्रोडक्ट कॉस्ट है? हायर वेजेस है ना, प्रोडक्ट कॉस्ट है क्या नहीं है? एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में मैंने सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला? दो कंडीशन बोले बेटे। पहला कंडीशन क्या बोला? प्रोडक्ट कॉस्ट होना मांगता, प्रोडक्ट कॉस्ट होना मांगता यानी कि लेबर कॉस्ट होना मांगता, और दूसरा सुपरवाइजर के कंट्रोल में भी होना मांगता। तो मान लो ये जो 51,000 है इसमें से 70% का जो कॉस्ट है, 70% का जो कॉस्ट मान के चलो वो वेयर हाउस के कंट्रोल में है, सॉरी सुपरवाइजर के कंट्रोल में ही है। कितना पार्टी देना, कितना पार्टी नहीं देना, कितना खर्चा करना, कितना पैसा उड़ाना, ये उसी के हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है? नहीं ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया, सिर्फ 30% कंसिडर किया। अच्छा, रिसीविंग क्लर्क वेज, शिपिंग क्लर्क वेज, ये दोनों भी कंट्रोल कर सकता है वो, ये भी कंसिडर होगा। सुपरवाइजर की खुद की सैलरी, ये भी कंट्रोल कर सकता है वो। हाँ, शर्म कर लो सालो, खुद को सैलरी देंगे तुम। मैं जाके राज सर को बोलूंगा, सर ये महीने में मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर लिए हैं, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो मुझे, देंगे राज सर? मतलब मैं खुद की सैलरी कंट्रोल करता हूं क्या? खुद की सैलरी कंट्रोल करूंगा क्या? कोई भी मैनेजर, कोई भी व्यक्ति खुद की सैलरी कंट्रोल करता है क्या? नहीं ना। वो कौन कंट्रोल करता है? उसका सीनियर जो भी होगा ना, उस डिपार्टमेंट में कोई सीनियर मैनेजर होगा, कोई अथॉरिटी होंगे, वो डिसाइड करेंगे वेयर हाउस सुपरवाइजर की सैलरी। समझा क्या? अरे हाँ या ना? This question focus on this. The supervisor controls both receiving and shipping, but shipping is a selling cost. Thus, shipping cost is a period cost that is expensed in the period
इन विच इट इज इनकर्ड शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग मतलब क्या था? एक तरफ रॉ मटेरियल का रिसीविंग कॉस्ट है, दूसरी तरफ फिनिश्ड गुड का शिपिंग कॉस्ट है। रॉ मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट ये अपन हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं, हा या ना? शिपिंग कॉस्ट का मतलब क्या? गुड्स को भेजने का खर्चा। अपन ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सुना है क्या? हा या ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसका प्रोडक्शन के साथ कोई संबंध है क्या? तो उसको कौन सा कॉस्ट मानेंगे? पीरियड कॉस्ट, ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन में लगने वाला है क्या वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। इनडायरेक्ट, देखो सिंपल बात, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, समझा क्या? जिस पीरियड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पीरियड में वो खर्चा लगेगा। जिस पीरियड में शिपिंग ही नहीं होगी, जिस पीरियड में गुड्स सेल ही नहीं होंगे या डिलीवरी नहीं होंगे, उधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड भी आएगा नहीं ना। अरे नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? सो शिपिंग कॉस्ट आर नॉट प्रोडक्ट कॉस्ट, therefore the cost for the shipping department are not part of answer even though they are controllable by warehouse supervisor. The supervisor's salary is not controlled by the supervisor himself, so that it is not a part of the answer either. The labor related product cost that supervisor can control include only wages and benefits of receiving department. The receiving clerk wage 75,000 and their benefits of 30% of this amount 22,500. Therefore the supervisor control 97,500. ये कितना था? 51,000 ना? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, एक मिनट समझ में आया। मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हुआ इसमें। वो ऐसा नहीं है कि 51,000 में 30% वेजेस एंड सैलरीज है, नहीं नहीं नहीं। ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है ना, ये एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट जो है ना, दिस इज 30% ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। समझा क्या? 75,000 लो कैलकुलेटर पे, 55,000 लो कैलकुलेटर पे, इंटू 30% करो, $75,000 का 30% कितना आता? नहीं नहीं नहीं, 51,000 कैसे आया वो देख रहा हूं मैं। 40,000 भी ऐड करो उसमें, नहीं नहीं ते नहीं बगते मैं। ये तीनों कॉस्ट ऐड करो, 40, 75, 55 कितना आया? 51,000 आया। मतलब ये तीनों के टोटल का 51%, सॉरी 30% है 51,000। अभी समझा क्या? अभी समझा क्या? अभी समझा ना? पक्का सबको? पक्का ना? तो सर इसका प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सा होगा? एक रिसीविंग मैनेजर की सैलरी बस। शिपिंग मैनेजर की सैलरी होगी क्या? शिपिंग क्लर्क की नहीं, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। और रिसीविंग क्लर्क के वेजेस 75,000, उसका 30% एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। बस ये दो कॉस्ट कंट्रोलेबल है और प्रोडक्ट कॉस्ट है, दैट्स इट। समझ में आया कि ये पॉइंट क्वेश्चन पक्का 100%? घर जाके दोनों क्वेश्चन वापस से रीड करना और दोनों वापस से एक बार पढ़ के कोशिश करो खुद के ओन वर्ड्स में लिखो आंसर, खुद के ओन वर्ड्स में लिखो आंसर। डन ना? डन। कल ये टॉपिक हम वाइंड अप करने वाले हैं, कुछ 6 ही सम से शायद, इसमें 7 है क्या? 2-3 तो होमवर्क भी बनते हैं ना। 7वां क्वेश्चन देख लो, सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये देखो, छठा क्वेश्चन देखो, थियरी है पूरा। 5वां क्वेश्चन देखो, थियरी पूरा। चौथा किधर है? ये देखो चौथा, थियरी है पूरा। बोल रहा हूं तुमको, तुम मानते नहीं हो। 5-8 क्वेश्चन है। डन ना? डन। एक बार ये हम वाइंड अप कर ले। कल टॉपिक ये फिर हम एसएम स्टार्ट करेंगे। एसएम का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे अपना। डन ना? चलो मजा मारो, जिंदगी जियो। दोपहर में मिल रहा अपन 2:45। ट्रांसपोर्टेशन आज खत्म करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का एक सम आज देखो, कल आधा अधूरा सम मैंने सॉल्व किया था, बाकी आपको सॉल्व करने कंप्लीट करने दिया था मैंने। आज जिसने भी नहीं किया है, मिस किया है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, क्लास अटेंड करो। आज एक सम तो कंप्लीटली सॉल्व करूंगा मैं, कंप्लीट सॉल्व करूंगा मैं एक सम। ग्रुप वाले, लूप वाले सम है ही नहीं।
नहीं नहीं, एक जो दो सम मैंने लिए थे ना, वही लूप वाला क्वेश्चन है, और कोई लूप वाला क्वेश्चन है ही नहीं। और एग्जाम में भी वही लूप वाले क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज करके आ रहे हैं बस। कितनी बार तो वो सेम क्वेश्चन जैसा का वैसा है एग्जाम में।